शांति से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि दो नारे आज लगे, दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। सोने के रथ पे सवार फिर किसने सच के टुकड़े किए हैं हजार, और वो भीड़ है कहाँ जो चुपकी गली गजब ठोक के ताला छोड़ भूल तोड़ सीधा है मोड़ हुआ फर्क हुआ। सच चलता है, सच चलता है, सच चलता है। उपस्थित सभी विशिष्टजन, मैं बहुत बधाई दूंगा मुझे भैया। लम्हों ने खता की थी और सदियों में सजा इस देश में दिक्कत नहीं थी। आजादी के बाद क्या कुछ राजनीतिक नेतृत्व आया, मैं इस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, इस पर बहस नहीं करूंगा। पर यह बात सही है कि आजादी के बाद जो कुछ होना था शायद उसमें कुछ कमी रह गई। एक परंपरा बन गई कि इतिहास को छुपाया जाए, यथार्थ को छुपाया जाए, और इसीलिए तो आजादी के 75 साल बाद भी हम इस बात की चर्चा करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कैसे गए, कहां गए या नहीं गए। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी गए, भोपाल में एक युवा को लिखना पड़ा कि यह हत्या है या साजिश है, और ये सब भी हुआ है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि राजनीति का बड़ा हाथ है, और मैं विवेक जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने ताकत के साथ इस बात को रखने का काम किया। अब क्यों ना करते, भोपाल के हैं, क्यों ना करते, मॉडल स्कूल में पढ़े हैं। कि संतोष जी ने कहा कि ये मॉडल स्कूल के हैं, वो भी मॉडल स्कूल के हैं, इसलिए कहा कि मैं भी मॉडल स्कूल और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान की कोशिश की। तो निश्चित रूप से विवेक जी को बहुत बधाई। कश्मीर फाइल्स में हमने उनकी ताकत देखी, उनकी जज्बा देखी। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं, इस देश में आजादी के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हर 5 साल के चुनाव में मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस मुद्दे से मुझे फायदा मिलेगा, किस मुद्दे को दबाने से, किस मुद्दे को उजागर करने से मुझे फायदा मिलेगा, इसी के हिसाब से इतिहास बनाया गया, बिगाड़ा गया। कहा जाता है 1857 के बाद जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद 1947 तक जब तक हम आजाद हुए, लगभग 1 से 1.5 लाख पन्ने से इतिहास के ऐसे थे जो शायद आजादी के बाद खोले नहीं गए या खत्म कर दिए गए। ऐसे हजारों क्रांतिकारियों के उसमें नाम थे, ऐसी क्रांति का जिक्र था जिसने शायद इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया था, परंतु उनको दबाया गया, उनको उजागर होने से रोका गया। कश्मीर फाइल्स में तो विवेक अग्निहोत्री जी ने वो तथ्य हमें बताया, शायद हम कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों को ये नहीं मालूम था। निश्चित रूप से देश वही आगे बढ़ता है, भविष्य उसी का सुनहरा होता है जो अपने इतिहास से कुछ ना कुछ सबक लेता है। और सबक लेने के लिए जरूरी है कि इतिहास सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। मैं विवेक जी को बधाई दूंगा। इस देश के लिए यदि हमें कुछ करना है तो निश्चित रूप से हमें अपने इतिहास पर जरूर गौर करना है, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलतियां हुई, हमसे कुछ सारे जो विदेशी नई किताबें आ रही हैं उन पर स्टेशन आयोजित किए जा रहे हैं, उन पर बहुत गहरी बातचीत होगी। संगीत के भी बहुत सारे स्टेशन हैं और विशेष रूप से बच्चों पर एक सेपरेट फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज और आदिवासियों पर भी एक पैरेलल सेशन उसमें आयोजित होगा। इस तरह विचरण पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाला भारत में लगभग सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में हो रहा है। और ये बहुत ही स्वाभाविक है विश्वास जी की इसको भोपाल से शुरू होना था, क्योंकि भोपाल अपने आप में एक सांस्कृतिक राजधानी आप लोगों के प्रयासों से बना है, हम सबके प्रयासों से बना है और भोपाल से निकलकर ये पूरे विश्व में फैला है। तो इस गुजारिश के साथ, इस आमंत्रण के साथ कि आप सब विश्व में आए। अभी इसकी शुरुआत पिछले दिनों में अमित त्रिपाठी की किताब पर बातचीत करते हुए की थी और उसी का अगला चरण जो आज है वो श्री विवेक अग्निहोत्री की इस किताब पर पूर्ण शास्त्री उसके हिंदी अनुवाद पर बातचीत करने के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि सर मैं निवेदन गंभीर रूप से कर दूं कि इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर भी एक सेशन इसमें रखा गया है, उसकी जरूरत को लेकर भी एक सेशन रखा गया है और हमारा पक्का मानना है कि जो जननायक थे या जो स्वाभाविक रूप से धरती पे जो जननायक थे उन पर दोबारा बात करने की जरूरत है और इतिहास को दोबारा देखने की जरूरत है। आप जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमने आपकी कश्मीर फाइल देखी है, कश्मीर फाइल्स के लिए एक बार 2 बार तालियां हैं। कश्मीर फाइल जो हमने देखी थी और आप इसी तरह का बहुत ही उज्जवल, शानदार, जोरदार काम करते हैं। हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री संतोष चौबे जी। उनके वक्तव्य के साथ याद आते हैं शहरयार जो कहते हैं कि तो आसमान को जमीन पर उतारना है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ये जिज्ञासा है, ये जो संकल्प है, जो हौसला है, ये मुकाबला नहीं है, ये इसलिए बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए बहुत संकल्प होता है क्योंकि ताज़ा किताब आ गई है। उसके लिए से आप सब ताले होंगे, ऐसे करते हैं कामना करती हैं और हम सब आगे का स्वागत करें इसके बाद
होता था, लेकिन बीच के कुछ दशकों में हम ये भूल गए कि एक समाज की जो आत्मा होती है वो कला होती है। बिना कला के, बिना क्रिएटिविटी के कोई भी समाज, उसका दिल धड़क सकता है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। और इसका बीड़ा आपने उठाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़ाई पिछले कई दशकों से मैं अकेला तो नहीं, कुछ लोगों के साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे थे, और एक सवाल हमेशा मैंने उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनसे भी मैंने ये सवाल उठाया था। मैंने कहा जब फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, जापान में, चाइना में, रशिया में, तो ये विश्व की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी जिनको बोलते हैं, जिनका सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, जहां सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, अगर वहां के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उनकी मातृभाषा में वो ज्ञान विज्ञान सीख सकते हैं, तो हमारे ऐसा क्यों नहीं है? और इसका जवाब कभी कोई देता ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता था शायद इसका जवाब कभी मिले नहीं, लेकिन इसका जवाब ही नहीं दिया, बल्कि आपने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है हिंदी में, जो आपने इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इस बात को याद रखेंगी, वो दिन परसों आने वाला। किताब क्यों लिखी, क्या लिखा, क्या हुआ, ये सवाल सब लोग पूछते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बात ये बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि रास्ते में बड़ी कठिनाइयां होती हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। ऐसा तब होता है जब आप कोई योजना बना के चले, आपको ये दिमाग में प्लान बना के चले, तो उसमें तरह तरह की मुसीबतें और अड़चनें आ सकती हैं, और योजनाएं कई बार फेल भी हो जाती हैं। और अगर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर देखा जाए सरकारी योजनाएं सब फेल भी हो जाती हैं। अभी कुछ वक्त बदल गया है पिछले कुछ वर्षों से। लेकिन जब व्यक्ति धर्म के काम पर चलता है तो वो कभी फेल नहीं होता। धर्म की राह पे असफलता नहीं है। और ये कोई मैं पढ़ी लिखी बात नहीं करता। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मैं किताबोमें लिखी बातें करता भी नहीं। मैं सिर्फ जीवन के अनुभव से बात करता हूं। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी भोपाल का एक छोटा शहर है, हिंदी मीडियम में पढ़ा, एक शिक्षक का बेटा रहा हूं, मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे नल खराब हो जाए तो मां की पुरानी साड़ियों को फाड़ के टोपियां बांधी जाती हैं, उसी घर से मैं भी आया। और मैंने अपने जीवन में शुरू में तमाम चीजें की, और जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैं भी उसी राह में घुस गया। दो चीजें होती हैं, योजनाबद्ध जो काम होता है कला के क्षेत्र में, फिल्मों में, वो ये है कि भाई क्या चलता है और पब्लिक को क्या चाहिए, ऑडियंस क्या चाहती है वो बनाओ। और उस सिलसिले में होता क्या है कि धीरे 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 कहानियों का स्तर नीचे जाने लगता है, फिर मार्केट टेक ओवर करने लगता है। और इसीलिए जो योजनाबद्ध फिल्में देखिए बहुत सारी जो है भारत में तो, बॉलीवुड में तो खास तौर पे 10 में से 9 फ्लॉप भी हो जाती है। फिर एक वक्त आया जब मुझे ये लगा कि नहीं, मैं यहां पे इसलिए तो नहीं आया था कि वो कहानियां सुनाऊं कि जो लोग सुनना चाहते हैं, बल्कि मैं वो कहानियां सुनाने आया था जो मैंने अनुभव की है, देखी है, और जिसको दिखा के, जिनको सुना के ऑडियंस की जो एक समझ है, जो एक वर्ल्ड व्यू है, उसमें कुछ वृद्धि हो, उनको भी एक ऐसे नजरिए से उस कहानी को देखने का मौका मिले कि वो स्वयं नहीं देख पाते। एक ऐसी दुनिया, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसा समाज, ऐसी प्रश्न, यही तो कला का मकसद है। आपको उस तरफ आपकी नजर ले जाना जहां आप अमूमन अपनी नजर नहीं ले जाते, और जो चीज आपको उसी जगह ले जा रही है जहां पे आप जाते रहते हैं या ले जाना चाहते हैं, वो फिर उसको मीडियोक्रिटी का नाम है।
और तब एक मैंने दिशा बदली। पहली फिल्म बुद्धा ने ट्रैफिक जैम बनाई थी अर्बन नैक्सलिज्म के ऊपर, जिसमें मेरी किताब पहली आई, वो बेस्ट सेलर भी बनी। और अब तो आपने सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री भी अर्बन नैक्सल्स के बारे में पिछले 2 दिनों से काफी बोल रहे हैं, और जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी भारत सरकार ने एफिडेविट दिया है। तो जो चीज 2010 में गलत लगती थी, आज वो 2016 से लेकर अभी तक वो सत्य लगने लगी। ये उस सिनेमा से मुझे एक प्रेरणा मिली और बल मिला। 2 अक्टूबर की बात है, हम सब घर में थे, छुट्टी थी, तो मुझे याद भी नहीं था कि 2 अक्टूबर है, मैं काम में व्यस्त था। मैंने अपने बेटे से, जो छोटा था उस वक्त, 7वीं में पढ़ता था, मैंने कहा क्या वो स्कूल नहीं गया? कहता आप छुट्टी है। मैंने कहा किस चीज की? बोला गांधी जयंती है। तो मैंने कहा मैं भूल ही गया, लेकिन बेटा आज गांधी जयंती नहीं है, आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए। लाल बहादुर शास्त्री कौन? मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री कौन? भारत का दूसरा प्रधानमंत्री। आप में से शायद लोग नहीं जानते हो, क्योंकि इस चीज का क्रेडिट बहुत लोगों ने लिया है। आप जो ये आज कहते हैं भारत में दूध की नदी बहती है, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये शास्त्री जी ने शुरू किया। जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसका क्रेडिट बाद में भारत की तीसरी प्रधानमंत्री जी ने लिया, वो शास्त्री जी ने शुरू किया। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो शास्त्री जी ने शुरू किया। अगर सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का पहला इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाल बहादुर शास्त्री के कारण आया। आजादी के वक्त हम आजादी बोलते हैं उसको 15 अगस्त को, लेकिन अगर कोई आज से कई 50 साल बाद भारत का जब असली इतिहास लिखा जाएगा तो वो आजादी नहीं थी। 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली, 15 अगस्त को हमसे एक हिस्सा छीन लिया गया। लाखों लोगों का खून बहा था और तुरंत उसके बाद हम पे आक्रमण हुआ, और उसी के कुछ वर्ष बाद चीन के आक्रमण में हम लोगों की एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग पराजय हुई थी, और तब फिर भारत का एक हिस्सा छीन लिया। उसके बाद शास्त्री जी के काल में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, वो हमारी पहली असली विजय थी। जिसका वर्णन आजकल स्कूल के बच्चों को बताया भी नहीं जाता। उस दिन जब मैं ऑफिस गया, मैं अकेला था, 2 अक्टूबर का दिन था, छुट्टी का दिन था, मुझे कुछ काम था, मैं काम कर रहा था अपने दफ्तर में, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यही घूम रहा था कि अगर मेरे बेटे को नहीं पता, मेरे दोनों माँ और पिता दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मेरी माँ की शादी हुई थी, वो 17 साल की थी, शादी के करीब 15 दिन बाद वो जेल चली गई। मेरे पिताजी दोनों लोगों ने अपनी जवानी जेल में बिताई। सारी जिंदगी उन्होंने खादी पहनी और पूरा जीवन देश सेवा में लगाया। उनके पोते को यह बात नहीं पता थी कि 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन था। यह हमारा एजुकेशन सिस्टम है। और उस दिन जब मैं ऑफिस से उठा तो एक प्रण करके उठा। मैंने कहा मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूं क्यों। तब मुझे एक बात समझ में आई कि सिनेमा की ताकत से क्या यह संभव है कि भारत के बच्चे बच्चे को, भारत के एक एक युवा को यह बात पता चल जाए कि 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जी का ही जन्म नहीं हुआ था, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री का भी हुआ था। और इसको मैंने अपना धर्म बना लिया। योजना नहीं, एक धर्म। अब इसका क्या होगा, जब मैंने इसका रिसर्च शुरू किया तब ये भी नहीं पता था कि इसकी किताब लिखी जाएगी कि फिल्म बनेगी, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो इस पर आर्टिकल से लिखेंगे, लेकिन इसको जरा घुसा तो जाए इस विषय के अंदर। और जब मैं उसके अंदर घुसा तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो इस
समझ लीजिए एक पिटारा है जिसके अंदर सिर्फ सवाल ही सवाल है, जिनको दफन करके पार्लियामेंट के बेसमेंट में डाल दिया। 40-50 हमने आरटीआई की, प्राइम मिनिस्टर से, पार्लियामेंट से, हर जगह से, सब जगह ये जवाब था कि भाई इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद मैंने पुराने, किसी तरह से ये मत पूछिएगा कैसे, वो सब थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, पार्लियामेंट के उस टाइम के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे मैंने निकाले। शास्त्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भारत सरकार भी आपको नहीं दे पाएगी, वो सारी निकाली। और जब वो सब निकाला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो कि ताशकंद गए, भारत का प्रधानमंत्री एक विदेश में जाता है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त में, उनकी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी। एक आम आदमी की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनती है, शास्त्री जी की 2 बनी। एक जो रशियन गवर्नमेंट ने बनाई और एक जो भारतीय सरकार ने। शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई तब भारत, जब उनकी मृत्यु वहां पता चली ताशकंद में, तो उस वक्त भारत सरकार और उनके परिवार तक को नहीं पता था। उस तुरंत रशिया का जो केजीबी, जो उनकी स्पाइंग आर्म है, उसने शास्त्री जी के कुक को, मोहम्मद जान जिसका नाम था, उसको तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल के अंदर दिया। और उस पर इल्जाम क्या था? सबसे पहली शक इल्जाम क्या था कि उसने उनके खाने में पॉइजन मिलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहर मिलाया या नहीं मिलाया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 2 बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, ये अलग बात है कि किसी में किसी का हस्ताक्षर है, किसी में किसी का हस्ताक्षर। ऐसी एक सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठे थे, किसी आम आदमी के बारे में नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, स्वाधीन भारत, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में, तो उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? और तब मुझे यह समझ में आया कि शास्त्री की शायद 2 बार हत्या हुई। एक बार ताशकंद में और दूसरी बार जब विधिवत तरीके से उनकी हत्या के रहस्य को दफन कर दिया और भारत के युवा और बच्चों के दिमागों से ही उसको निकाल दिया गया, ताकि वो बड़े होकर शास्त्री कौन थे यही भूल जाए, ताकि उनकी मृत्यु या संदिग्ध हत्या के ऊपर कोई सवाल ही ना हो। शायद यही कारण है कि जब मैंने ये अनाउंस किया कि इस विषय पे मैं एक फिल्म बनाऊंगा, पहली बार जब ये सवाल उठा तो सबसे पहला मुझे जो लीगल नोटिस भेजा वो कांग्रेस पार्टी ने भेजा। मैंने, अच्छा मजे की बात यह है, मैंने उनसे कहा भाई वो तो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, आप भूल गए हैं शायद, वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री की हत्या हुई या मृत्यु हुई, इसमें तो मुझसे ज्यादा आपकी रुचि होनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड के हर स्टूडियो, हर व्यक्ति ने इस फिल्म को सपोर्ट करने से, फाइनेंस करने से मना कर दिया। क्यों किया वो एक अलग कहानी है, कभी आऊंगा भोपाल को समझाऊंगा। सबने मना कर दिया। बहुत संघर्ष और त्याग के साथ मैं और मेरी पत्नी पल्लवी जी ने निश्चय किया कि हम इसके लिए चाहे घर गिरवी रखना पड़े, बेचना पड़े, जो करना पड़े, ये फिल्म तो अब बनाएंगे क्योंकि अभी हमारा घर है। तो जो बहुत अच्छे कलाकार थे लेकिन उनके पास काम नहीं था, क्योंकि जो नया बात बॉलीवुड है वो ऐसा मानता है कि जिनको एक्टिंग आती है उनको तो लेना ही नहीं चाहिए। विपिन चक्रवर्ती जी जैसे महान कलाकार 3 बार उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है एक्टिंग का, तब पंकज त्रिपाठी जी के पास भी काम नहीं था और जितने लोग थे। तो मैंने ऐसे 8-9 लोग की टीम बनाई
और मैंने कहा इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या हुआ था। अगर समझिए कोर्ट में ये केस चले तो दोनों तरफ की ईमानदारी से जो तर्क और जो दलीलें होंगी सिर्फ वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन जब फिल्म बन गई तो उसको कोई रिलीज करने की तैयार नहीं था। और इस पर गौर करिएगा, आपको समझ में आएगा कि बॉलीवुड की मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये बुढ़े बुढ़े लोगों को बैठाया है, कौन देखना चाहता है बुढ़े लोगों को। दूसरा, एक ही कमरे में बैठ के लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ डायलॉग है इस फिल्म में। हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है उसको ये डायलॉग सुनने की आदत नहीं है। एक कमरे में अंधेरे में बैठ के 9 लोग बात कर रहे हैं, उनको तो आदत है कुछ नाच गाना कॉमेडी एक्शन ये सब दिखा हुआ। और तीसरा, उन्होंने कहा इस फिल्म में तो कोई स्क्रीन प्ले ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई या मृत्यु हुई, इसके ऊपर चर्चा चल रही है, इसमें आपको लगता नहीं है कि कोई जानना चाहेगा? कहते हैं इसमें किसको इंटरेस्ट है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि भाई जो ऑडियंस है वो तो युवा लोगों की है, और जो आज का युवा है वो लाल बहादुर शास्त्री को जानते ही नहीं है। एक 4 फुट के आदमी को कौन देखना चाहेगा, उसके बारे में कौन सुनना चाहेगा। तो इस फिल्म को युवा और महिलाएं दोनों तो देखेंगे नहीं, जो मेन ऑडियंस होती है। और अगर युवा और महिलाएं नहीं देखेंगी तो फिर ये फिल्म तो मार्केट में चलेगी नहीं। 2-1 साल वो फिल्म अटकी पड़ी। बड़ी मिन्नतों के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, बड़ी मुसीबत से किसी तरह से जी स्टूडियो में सुभाष जी थे, उन्होंने कहा नहीं मैं शास्त्री जी का काफी प्रशंसक हूं और इस फिल्म को जो भी होगा थोड़ा बहुत कर करा कर उसको रिलीज करें। तय हुआ उसकी तारीख है रिलीज होने की। पर उसी वक्त जो बॉलीवुड के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, उनकी फिल्म रिलीज हो रही थी कलंक। इतने युवा लोग बैठे, कोई गैस भी नहीं कर पाया किसकी फिल्म। 5000 सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। 5000 उस वक्त का वो सबसे बड़ा नंबर। हमारी फिल्म को मिले 175 थिएटर, और वो भी कलंक आते ही साथ अगले दिन कम होकर 70-80 हो। बच्चन साहब ने एक बार कहा था कि कहां वो राजा हैं हम रंग, उस दिन मुझे समझ में आया उन्हें क्यों बोली होगी ये बात। लेकिन धीरे धीरे वो फिल्म, एक व्यक्ति ने दूसरे से बोला, दूसरे ने तीसरे से बोला, और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। कलंक 5 दिन के बाद सिनेमा हॉल से उतर गई। उसके बाद बहुत बड़ी फिल्म आई इनक्रेडिबल्स, वो भी बहुत चली, दिन रात उसके शोज चले, और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म आती रही। ये धीरे धीरे 75 से 100 थिएटर हुए, 100 से 150 हुए, 200 हुए, 250 हुए, और धीरे धीरे ये बढ़ने लगे। और पिछले 10 साल की ये पहली फिल्म थी जो पूरे 120 दिन थिएटर में चली, और 2019 की ये सबसे बड़ी हिट है। तो जिन लोगों ने कहा था ये फिल्म तो एक शो नहीं चलेगी, 10 रुपए इसको नहीं आएंगे, वो साल की सबसे बड़ी हिट बनी, और सिर्फ अकेले ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों की फिल्मों के सामने। दूसरी बात, सबने कहा था इसको युवा और महिलाएं को देखेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फिल्म का जितना भी बिजनेस हुआ उसमें से 70% बिजनेस सिर्फ युवा और महिलाओं के ही टिकट से। और तीसरी जो सबसे मजे की बात वो ये कि जो बॉलीवुड के एक्सपर्ट्स हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कहा था कि ये इसमें स्क्रीन प्ले नहीं है और सिर्फ डायलॉग्स ही डायलॉग्स हैं, और भारत में कोई इतने डायलॉग वाली फिल्म देखता नहीं है, इसको तो कोई 10 मिनट भी बैठ के नहीं देखेगा, उसी फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए नेशनल अवार्ड मिला। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो यहां युवा लोग बैठे हैं, जीवन के अनुभव से, जब तुम किसी चीज को धर्म मान के चलोगे तो उसमें
कुछ भी दुनिया बोले तुमको सिर्फ सफलता ही मिलेगी, क्योंकि वही धर्म है। और अगर सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब तुम धर्म के रास्ते पे चल रही हो। उसके बाद ब्लूम परिवार वालों ने मुझसे बोला कि आपने इतना 4 साल रिसर्च किया है, फिल्म में तो पूरा है नहीं, तो क्यों नहीं सारा रिसर्च किसी किताब में लिखते हैं। तब इसकी किताब लिखी मैंने, भूपेंद्र शास्त्री। लेकिन जब वो रिलीज का वक्त आया, उसी के 1 महीने पहले लॉकडाउन लग गया। ना इसकी कोई चर्चा हुई, ना ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ, ना ऐसा भव्य उसका विमोचन हुआ, ना उसकी मार्केटिंग हुई। सारी किताबों की दुकानें बंद हो गई, एयरपोर्ट जहां किताबें बिकती हैं वो बंद हो गई। लेकिन जैसे कहते हैं एक बीज में अगर ताकत हो तो पत्थर को भी तोड़ के बाहर उसमें से पौधा निकल आता है। शास्त्री जी से इतना लोग प्रेम करते हैं, इतनी श्रद्धा करते हैं, ये किताब धीरे धीरे अपने आप नंबर 1 बेस्टसेलर बन गई। फिर इसकी बहुत हिंदी की डिमांड आने लगी, क्योंकि शास्त्री जी चूंकि खुद उत्तर प्रदेश से थे और हिंदी प्रांतों में उनकी काफी लोकप्रियता है, तो कई लोगों ने बोला हिंदी में इसका अनुवाद होना चाहिए। कई लोगों से लिखवाया, लेकिन वो लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे थे, शब्दशाह उसकी आत्मा में सी थी। कुछ ऐसा हुआ, मैं भोपाल किसी आयोजन से यहाँ पे आया था, तो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने बोला कि आपसे एक सज्जन है, वो बार बार मिलना चाहते हैं, रोज आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो मिलता हूँ। वो मेरे पास आए और एक इतनी मोटी उन्होंने मेरे हाथ में पुस्तक थमा दी, शास्त्री मृत्यु या हत्या। उन्होंने बोला भैया मैंने आपकी जो किताब पढ़ी उससे मैं इतना प्रेरित हुआ कि मैंने पूरी की पूरी हिंदी में बैठ के उसको लिख डाली, और उन सज्जन का नाम था श्री विश्वास तिवारी। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, मैंने लिखी है अपने पास रखिए। तो मैंने जब उसे पढ़ना चालू किया तो मैंने ब्लूमफेरी वालों से कहा कि ये किताब है, आप लोग थोड़ा पढ़ना चाहोगे? देखो हिंदी में हम लोग इतनी मुश्किल जा रही है इसकी, तो आप जरा इसको नजर मारेंगे। मैंने उनको भेजी और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे कहा हम तो पब्लिशिंग हाउस ही है, इतनी किताबों के हिंदी में अनुवाद करते हैं, पर इससे अच्छा अनुवाद हमने कभी पढ़ा नहीं, इसको हम तुरंत और ये किताब छप के आज पहली बार उसका ये पहला विमोचन है जो भोपाल शहर में हो रहा है, और 2 भोपालियों ने इस किताब को लिखा है और हमारे मॉडल स्कूल के लोग जो यहाँ विराजमान। तो जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हैं, आपका इरादा सही हो, आपका बिना ये सोचे कि ये कहाँ पहुंचेंगे, गंतव्य क्या है, क्या मकसद है, सिर्फ अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो आप देखिए चीजें अपने आप धीरे धीरे होती जाएंगी और आप खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लोगों को शास्त्री जी की समस्या हो, सुभाष चंद्र बोस का हो, मैंने जो सीखा आपको बताता हूं। ये क्यों इतने सारे लोग यहाँ पे हैं जो इस बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, क्या कारण है, उनके जवाब नहीं। यस, एक तरफ राजनीति है, एजेंडा है तरह तरह के, लेकिन एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, टर्की के फिलोसफर कह लीजिए या शेख चिल्ली कह लीजिए, जो भी कहना चाहे कह लीजिए, और उनकी जो कहानियां हैं उसमें जीवन के मूल सिद्धांत जरूर छिपे हैं। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन खड़े हुए रात को एक लैंप पोस्ट के नीचे को ढूंढ रहे थे, तो गांव के कुछ और लोग वहां से निकले। उन्होंने कहा मुल्ला क्या हो गया? कहने लगे भाई घर की चाबी जो थी वो खो गई है, वो ढूंढ रहा हूं। तो गांव के लोग भी उनके साथ चाबी खोजने में जुड़ गए। धीरे धीरे और लोग आते रहे, सब लोग मुल्ला के साथ उनके घर की चाबी ढूंढने में मशहूर हो गए। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई, पूरा का पूरा गांव ढूंढता रहा। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। जैसे ही सूरज निकला, मुल्ला उठे और गए और उन्हें अपने घर के पीछे जो बगीचा था वहां गए और वहां से उन्हें चाबी उठाई और अंदर डाला। लोगों ने कहा कमाल की बात है, आपकी चाबी खोई थी पीछे बगीचे में और आप यहाँ सड़क पे लैंपपोस्ट के नीचे चाबी ढूंढ रहे थे, जबकि आपको पता था तो वही क्यों नहीं बताया? चलो भाई रात का वक्त था, रोशनी यहाँ थी इसलिए आपने कहा। यही समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य आज बन गया है। आज अगर आप देखें तो सब लोग क्या करते हैं?
सकते हैं, जहां रोशनी दिखती है वहीं पे समस्याओं के हल ढूंढते हैं। चाहे वो जीवन की समस्याएं हो, चाहे वो समाज की समस्याएं हो, चाहे राष्ट्र की हो, चाहे विश्व की। समस्याओं के जो समाधान है वो एक्चुअली कहीं और है, लेकिन वो रास्ते में अंधेरा होता है, वो रास्ता कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, और इसीलिए लोग उस पर जाने से डरते हैं। लेकिन अगर कोशिश की जाए और वहां जाया जाए तो समाधान मिलते हैं। और ये मैंने ताशकंद फाइल से अनुभव किया, बुद्धनाथ ट्रैफिक जैम से अनुभव किया, अभी पिछले जो मेरी फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, आज उसमें कितनी फतवे इशू में आपको गिना भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो की। और अगर मैंने कोशिश की तो तमाम और लोग जो हैं, युवा लोग हैं, वो भी कोशिश करेंगे। आप एक बार शुरू करें, पीछे काफिला बनता ही बनता है। मुझसे कई लोग कहते हैं कि युवा लोग ऐसा क्यों नहीं करते। मैं इसके पहले खत्म करूं आपसे, मैं जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बात बताना चाहता हूं। लोग इसलिए करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या मिलेगा का सवाल यह है। सबसे बड़ा धन है आत्मसम्मान। अगर आपके पास आत्मसम्मान नहीं है तो आपको अरबों रुपए की दौलत, दुनिया का हर वैभव दे दिया जाए, आप तिल तिल करके मर जाए। और आत्मसम्मान जो है इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और युवा लोग अगर ढूंढने भी जाएंगे इस रास्ते तो क्यों जाए, उसके लिए हम सब इस पाप में शामिल। हमने अपने एजिट जो भाई साहब कह रहे थे, विश्वास जी मैकुले की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सत्य है। हमने कॉलोनाइज दिमागों को किया है, और यही कारण है कि भारत के जो युवा हैं वो अपने इतिहास, अपने सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता पे गर्व ही नहीं कर पाते। उनको जब इतिहास का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो ठीक क्या करेंगे। और यही मेरी कोशिश है, चाहे जान पे खतरा हो, चाहे धन पे खतरा हो, किसी चीज में भी खतरा हो, मैंने ये अपना धर्म बना लिया है कि जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं भारत के सत्य इतिहास को लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। और भारत के युवा लोग गौरव कर सकेंगे, मैं अपने लेखन और सिनेमा के माध्यम से करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मेरी जो आगे आने वाली 2 फिल्में उसके बारे में संक्षिप्त मैं आपको बताता हूं। जब ये सीएए का जब आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, विश्वास आप उस बात को आपको बताना चाहते हैं। जब सीएए का चल रहा था, होता क्या है कि जिनको मैं अर्बन नेशनल्स बोलता हूं, इनकी सबसे बड़ी जो चालाकी है, जो सबसे बड़ा जो उनके पास एक अस्त्र है, ये है कि वो आपको घटनाक्रम को तोड़ तोड़ के अलग अलग फेंक देते। जैसे कि एक मोती की माला, उसको तोड़ दीजिए और ऐसे मोती फेंक दीजिए, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि पहले कभी एक माला थी। आप एक एक मोती ढूंढते रहेंगे तो माला पता ही नहीं चलेगा। तो जब सीएए का चल रहा था उसमें मैंने कुछ भाषण सुने शाहीन बाग में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवार पर लिखा हुआ था खिलाफत 2.0। वो फोटो मैंने सेव की। मैंने कहा चक्कर के खिलाफत की बात क्यों लिखी। तो सबको लगता है, आप किसी से भी पूछे, लोग सोचते हैं खिलाफत का मतलब है किसके खिलाफ हो जाना, और शायद स्वतंत्रता के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ होने को खिलाफत मूवमेंट बोलते थे। ऐसा नहीं है, जो जानते हैं उनकी जो नहीं जानते हैं, वो मूवमेंट सारा ये था कि टर्की में जो खिलाफ खलीफा था उसके लिए भारत में लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसका जो खलीफा की जो लड़ रहे थे कि हमें ना तो ब्रिटिश से मतलब है, ना हमें भारत से मतलब है, हम चाहते हैं कि सारी दुनिया उस खलीफा के सामने लेके उस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट बोला जाए। ये जो आईएस
जो ISIS जिसको बोलते हैं, ये भी तो वही खिलाफत मूवमेंट। ये जो काफिर और सर तन से जुदा के जो नारे आज लग रहे हैं, ये सारे खिलाफत मूवमेंट। और उसी खिलाफत मूवमेंट के कारण भारत का पार्टीशन हुआ, और उस पार्टीशन में जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट लोग जो भारत के बाहर रह गए और जिनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको जब भारत में वापस लेने की बात सीए के जरिए उठी, तो फिर से खिलाफत 2.0 खड़ा हो गया। ये बात भारत के युवा लोग जानते ही। तब मैंने तय किया कि डायरेक्ट एक्शन डे मोपला राइट जो हुई, जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने, इन सब लोगों ने लिखा, वो डायरेक्ट एक्शन डे पार्टीशन भारत में हुई कम से कम 2500 राइट्स, शाहीन बाग, अभी हाल फिलहाल में उदयपुर में आपने देखा जो, इन सब के पीछे एक ही तार है उस माला का, और उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। तब हमने तय किया कि उसके ऊपर एक फिल्म बनाएंगे, और चूंकि सारा खिलाफत मूवमेंट दिल्ली से सेंट्रल था, वहीं से डिक्टेट किया जाता था और आज भी वहीं से डिक्टेट किया जाता है, इसलिए उस फिल्म का नाम रखा दिल्ली फाइल्स, जो 2024 में आया। और मैंने कहा कि हर समय ये बुरी खबर लेके आना भी अच्छी बात नहीं। तो हम गर्व कैसे करें? हम इसलिए भारत पे गर्व नहीं कर पाते हैं कि भारत में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है जो अपने आप में गर्व करने लायक है, लेकिन वो कहानियां, वो बातें आप तक ना तो मीडिया लेके आता है, ना इतिहासकार लेके आते हैं, ना समाज सुधारक लेके आते हैं। पॉलिटिशियंस बोलते हैं तो लगता है इनका तो पॉलिटिकल एजेंडा है, और ये सत्य है। आज इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं मेडिकल, जिसके लिए कितने लोगों ने जाने दे दी है, आप यकीन नहीं करेंगे। हिंदी में पढ़ाई हो, तकनीकी पढ़ाई, इसके लिए लोगों ने आंदोलन किए, लाठियां खाई, फिर भी नहीं हुआ। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस बात के बारे में जाके बोलेंगे, लोग कहेंगे शायद ये तो पॉलिटिकल बात है। तो ये धर्म है कहानी लिखने वालों का, मीडिया का, फिल्मकारों का, कि इस तरह की बात जिससे भारत का गौरव न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बढ़ता है, ये दुनिया के सामने लेके आए। तो जब ये कोविड हुआ था, मैं वैक्सीन जिस दिन लगवा रहा था, मैंने कहा वैक्सीन तो लगी, बनाई किसने? आप में से कितने लोग जानते हैं ये कोवैक्सीन किसने बनाई है? बताइए, जब कौन बता सकता है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। यही इस देश का दुर्भाग्य है। अगर मैं आपसे कहूं पूरे विश्व के इतिहास में, मेडिकल साइंस के इतिहास में, जहां डॉक्टर लोग बैठे कहते हैं, पहली बार इतनी बड़ी महामारी की एक वैक्सीन, ये वर्ल्ड की पहली इंडिजिनस वैक्सीन, ये विश्व में सबसे कम टाइम में बनी हुई वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है जिसके खिलाफ पूरे विश्व ने युद्ध छेड़ दिया था। फिर भी ये वैक्सीन बनी, विश्व में सबसे ज्यादा लोगों को लगी, अब तो करीब 250 करोड़ होने वाला। और सिर्फ बनी नहीं, आज विश्व में जितनी वैक्सीन को कोविड की इसकी बांटी गई है, उनमें 75% तो भारत की तरफ से गई है, और जो ये बड़े बड़े राष्ट्र यूएस, यूके, जर्मनी, इनका सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूशन। ये किसने बनाया? ये बनी है भारत के चंद साइंटिस्टों ने बनाई है, जिनमें से 80% औरतें हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च विश्व की 110 साल पुरानी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल रिसर्च की सबसे पुरानी कंपनी है, सॉरी काउंसिल, जो भारतीय है, पर किसी को पता नहीं, कोई जानता नहीं, क्योंकि किसी ने उसके बारे में बताया नहीं। जो आपके नमक में आयोडीन पड़ता है, जिससे गाउट जैसी और मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारियां बच्चों में ठीक हो गई, ये आईसीएमआर में
मलेरिया हो, हैजा हो, कॉलरा हो, इन सब बीमारियों की सबकी वैक्सीन, पोलियो हो, एड्स हो, ये सब आईसीएमआर करता है किसी को। उसमें एनआईवी में 5-6 महिलाओं जो अपने सास ससुर का ख्याल रख रही थी, कुछ की तो सास, किसी की सास मर गई, कोई प्रेग्नेंट थी, कोई अपने पतियों के टेंट्रम्स झेल रही थी, घर में काम करने वाली नहीं आ रही थी, बर्तन भी धो रही थी, कपड़े भी साफ कर रही थी, लेकिन वैक्सीन बना रही थी। वो महिलाएं अपने घर वापस नहीं गई हैं, हफ्तों एक से तो मिला जो 22 दिन तक वहीं पे रही, और उसी बीच उनकी सास की भी मृत्यु हो गई, घर तक न जाना। और अगर कोई चौकीदार या कोई बीमार हो, किसी को हो, उसके लिए काढ़ा भी बना के पिलाती है। रात को कोई सो रहा है तो उसको कंबल भी उड़ा देती है। ये ममता, ये त्याग, ये संघर्ष मैंने पूरा विश्व घूमा, यकीन मानिए, और विश्व से मैं फोटो लेने के लिए घूमता हूं, मैं वहां के समाज में घुस के समझता हूं उसको, और मैं किसी द्वेष से नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत गर्व से कह रहा हूं कि इस स्तर का संघर्ष, त्याग और सेवा भाव से भारत की मांग में है और कहीं नहीं। ये फिल्म 15 अगस्त को जो आने वाली है, ये भारत की बहनों मां को, जिन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, उनको समर्पित है, ताकि भारत का हर बच्चा अपनी मां को गर्व कर सके, और इस अचीवमेंट के साथ भारत की मां को गर्व कर सके। भारत की मां का योगदान जिस दिन लोगों को सही तरीके से समझ में आएगा, आप अपनी खुद की मां को देखिए, सबसे खराब कपड़े वो पहनती है, जो सबसे ठंडी आखिर की रोटियां होती है वो खाती है, बीमार होती है, खांसती रहती है, फिर भी कोशिश करती है कि दवाइयों में पैसा ना, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे पढ़ने के काबिल बने और उनमें अच्छे संस्कार आए। और शायद यही कारण है, शायद यही कारण है कि इस विश्व में भारतीय विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां नहीं रहते, और भी मुल्क के लोग रहते, लेकिन आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आप जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, आप जापान से लेकर टिम्बकटू तक कहीं भी चले जाइए, आपको चाइनीज लोगों के बारे में एक राय मिलेगी कि नहीं, वो लोग जो है उन पर विश्वास नहीं कर सकते, या वो बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, फ्रेंच लोग तो बड़े एरोगेंट होते हैं, और रशियन तो बड़े कोल्ड होते हैं, अमेरिकन तो देखो बस मटीरियलिस्टिक ही होते हैं, ब्रिटिश लोग तो ऐसे होते हैं। हर विश्व के देश के बारे में कोई ना कोई एक स्टीरियोटाइप होगा ही। भारतीयों के बारे में क्या स्टीरियोटाइप? पूरा गोल धरती पे घूमिए तो भारतीयों के बारे में क्या बोला जाता है? वी कैन ट्रस्ट इंडिया। भारतीयों में विश्वास किया जाता है, मैं अमेरिका में पढ़ा भी हूं, वहां अक्सर ये बोला जाता है कि अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाए हाईवे में, किसी और से लिफ्ट नहीं लेना, भले पैदल चले जाना, वहीं सो जाना, लेकिन अगर लिफ्ट लेना तो एक भारतीय से। आज दुनिया में सबसे अधिक कमी अगर किसी चीज की है वो है ट्रस्ट की। आपने शब्द सुना होगा, ट्रस्ट डेफिसिट। सारी दुनिया में जो क्लेश है, जो कलह है, जो सारा वॉर हो रहा है, एक ही कारण हो रहा है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। लेकिन ट्रस्ट के सबसे ज्यादा धनी है भारतीय लोग, और ये ट्रस्ट की जो वैल्यू है, जो ह्यूमन वैल्यू है, इसको देती है हमारी मां, और जो मां पे गर्व करता है वही भारत मां पे गर्व करता है। लेकिन इस मां को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगर टेस्ला गाड़ी बनती है तो आता है मैन ऑफ द ईयर इलॉन मस्क, पर्सन ऑफ द ईयर, फोटो छपती है लोगों की मैगजीन में एक लोहे की गाड़ी या कोई ऐसी चीज बनाने में। लेकिन जो इस विश्व को ज्ञान, संस्कार और ये ट्रस्ट देती है, उस मां को कभी कोई सेलिब्रेट नहीं करता। उनको सेलिब्रेट करने के लिए मैं यह फिल्म बना रहा हूं, जो कि 15 अगस्त को आएगी। आप सबने जिस तरह से अभी तक मुझे प्यार और विश्वास दिया है,
मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसी तरह से मुझे अपना प्रेम और स्नेह देते रहेंगे और सरस्वती का आशीर्वाद मुझ पे और आप सब पे बना रहे। भारत की भूमि, संस्कृति और संस्कारों को लेकर बड़ी महान भूमि है, उसकी सेवा करें, उसका नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद विवेक जी। कहते हैं कि मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे कहती बहती दरिया सागर तक पहुंचाती है। विवेक रंजन विकृति में संभव रहते हैं और एक गंभीर रास्ते पर चलते चलते हौसला होते हैं, लेकिन उनके हौसले में आप सबका यकीन भी शामिल है। विश्वास सारी जी शायद अपनी मधुर के चलते शायद इस प्रस्थान कर रहे। सर आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही विश्वास हमारे साथ बनाए रखें। बहुत धन्यवाद। दरअसल यहाँ आपसे इस तरह से मुखातिब होने की गरज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एक अलग कौतूहल से, जिज्ञासा से, अपनी प्रश्नाकुलता से आज इस सभागार में विश्व के इस कार्यक्रम में दाखिल हुए थे और न केवल रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय बल्कि भोपाल के बहुत सारे ऐसे महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास विवेक जी से करने के लिए कुछ सवाल है। और हमें पर्चियां जब आप आ रहे थे तब आपको से पर्चियां हमने बटोरी थी और एक सवाल आपने उस पर्ची पर अपना हम सब तक पहुंचाया था। उसमें से कुछ भाग्यशाली प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न मैं विवेक जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। और सबसे पहले ये प्रश्न है कि आकाश कुमार की तरफ से, ये रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के BA के थर्ड साल के छात्र हैं और विवेक जी के सवाल करते हैं कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में आने पर परिवार कितना रोल था और क्या आपने अपने परिवार का विरोध किया? आकाश अगर यहाँ मौजूद है तो सुविधा हो तो सामने आ सकते हैं, वरना हाथ मिलाएं और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आकाश जी, मैं धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। भारत में अमूमन अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाने की बात करें तो परिवार वाले तो विरोध करते ही हैं, लेकिन मैं जिस जनरेशन का था वहाँ पे तो बोलना भी सही नहीं था कि मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ और मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। मैं तो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते दिल्ली चला गया, फिर एडवर्टाइजिंग ज्वाइन कर लिया और कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं फिल्म लाइन में आ गया। शुरू में जब आया था तब लग रहा था कि गलत हो गया, कहाँ आ गए, लेकिन अब लग रहा है शायद सही जगह पहुंच गए। तो ऐसा विरोध नहीं हुआ और मेरे माँ बाप जो थे दोनों लोग वो भी चाहते थे किसी और की तरह कि मैं भी पढ़ लिख के देश के समाज के काम आऊँ। शुरू में थोड़े परेशान भी थे कि शायद नहीं आ रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग वगैरह करता हूँ। वो अगर अभी होते तो शायद उनको इस बात का संतोष होता कि मैं उनका सपना थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करता। जी बेशक, लेकिन जब तब आप फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे और मुझे याद है कि तब एक फिल्म जिस तरह से आपसे लोकप्रिय हुई थी और तब आप आए थे और इसी लोग कॉलोनी के आपने घर में कुछ मीडिया के लोग और मित्रों को बुलाया था और खुशियाँ आपका साझा की थी। तब मैं देख रहा था कि आपके पिता के चेहरे पर एक अलग किस्म की खुशी थी। बहरहाल दूसरा सवाल श्री संभव कुलश्रेष्ठ करते हैं और ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के BCA के थर्ड साल के छात्र हैं और इनका सवाल ये है, कश्मीर फाइल से जुड़ा हुआ है विवेक भाई। कश्मीर फाइल्स में क्या आपने मानवीय संवेदनों का व्यवसाय तो नहीं किया? ये तो पॉलिटिकल सवाल है। ये सवाल तब उठ रहा है जब लोग एक्सपोज हो 30 साल से। चलिए मैं कहता हूं दो बातें। चलिए भाई व्यवसाय तो 30 साल से कोई और भी तो कर सकता था और आगे आने वाले 30 साल में भी कर सकता। लेकिन जो बात लोग समझ नहीं रहे हैं कि 4 साल से मैं और मेरी धर्मपत्नी पूरे विश्व में घूम घूम के एक एक कश्मीरी पंडित जिनके परिवारों पर अटैक हुए थे, वार हुए थे, उनको ढूंढ ढूंढ के उनके इंटरव्यू जब कर रहे थे। जब हम लोगों ने अपना घर जो है गिरवी रख दिया इस फिल्म को बनाने के लिए, जब सारे के सारे फतवे मेरे नाम पे आए थे, फिल्म तो तब तक बनी भी नहीं थी। जब मैं कश्मीर गया था
तब वहीं पे फतवा आ गया था। तो मुझे याद है 40-50 आर्मी के लोग किस तरह से हमें निकाल के वहां से लाए। तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये फिल्म जब उसने रिलीज की कि आप जानते हैं 400-500 सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी किसी तरह से, ये कहानी सब जानते हैं, तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब भारत के जनमानस ने इसको अपना धर्म बना लिया और इस फिल्म को अपना लिया, उन्होंने कहा ये फिल्म हमारी, हम लोगों को दिखाएंगे, ये चलने लगी और जब ये काफी पॉपुलर हो गई, तब वो लोग जो 30 साल से आतंकवादियों का और जिहाद का सपोर्ट करते आ रहे थे, उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते आ रहे थे, और वो लोग जो उस वक्त इस नरसंहार को रोकने में असमर्थ हुए थे, फेल हुए थे, उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। मैं फिल्म नहीं करूंगा। मैंने पिछली जो फिल्में बनाई हैं जिनमें घाटा इतना किया है, तब तो कोई पैसा देने नहीं आता, और मैं एक सवाल पूछता हूं, समझिए ये फिल्म नहीं चलती और इसमें पूरी तरह घाटा हो जाता, तब लोग क्या बोलते हैं? मैं स्वच्छंद भाव का व्यक्ति हूं, वहां से मैं घूमता हूं। इस फिल्म को बनाते ही साथ 8-10 बड़ी फिल्में, बहुत बड़ी फिल्में बन चुकी हैं कश्मीर के ऊपर। मिशन कश्मीर, हैदर, फिजा, फना, रोजा, वो सारी की सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती है कि आदमी टेररिस्ट क्यों बनता है, इसलिए उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए। और सारी की सारी 85 से लेकर 95 के काल के ऊपर आधारित हैं। उनमें एक जगह भी कश्मीरी पंडित नाम तक नहीं है, जिक्र तक नहीं है, हिंदू का जिक्र तक नहीं है, जैसे वहां कभी वो रहते ही नहीं। 8 फिल्में जिनमें बड़े आमिर खान से लेकर बड़े स्टार्स लोगों ने काम किया है, उनके डायरेक्टर्स को वो फिल्म बनाने के बाद एक भी धमकी नहीं मिली। लेकिन जो 100% भारतीय सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन की पावन भूमि रही है, जो शुक्राचार्य और शिव और सरस्वती का स्थल रहा है, आज वहां हिंदू ही नहीं रहते। उनकी व्यथा पे मैंने फिल्म बनाई, तो मेरे नाम पे इतने फतवे इशू हैं कि आज सीआरपीएफ ने मुझे 22 सिक्योरिटी दिए, पीछे लोग खड़े हैं, मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ एक कार में बैठ भी नहीं पाता। ये जेल अपने ही देश की समस्या, अपने देश के लोगों में फिल्म बनाने के कारण ये दुर्भाग्य इस देश का है, यहां लाके हमने इसको खड़ा कर दिया है। और आज आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग जिन्हें शिंडलर्स लिस्ट बनाई थी, जिसमें अरबों खरबों रुपए कमाए ज्यूज के ऊपर, उनसे कभी किसी ने ये सवाल दुनिया में नहीं पूछा। अगर अपने भाई बहनों के दर्द को दुनिया के सामने लाना व्यवसाय है, तो ये व्यवसाय हर भारतीय को करना चाहिए। तो मेरी जो जीवन विवेक रंजन अग्निहोत्री की कहानी किस्मत की कहानी नहीं है, वो कर्म के वसीले की कहानी। तीसरा सवाल अजीत कुमार करते हैं, और विवेक ये रविन्द्रनाथ टैगोर की शरद के बीएससी के छात्र हैं। सवाल इनका राष्ट्रपति फाइल से जुड़ा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने पर कामराज जी का क्या योगदान था? तो मैं कहूँगा इसके ऊपर काफी बड़ा चैप्टर है इस किताब में, आप किताब पढ़ें, आपको उससे पता चलेगा। कामराज स्कीम जो थी वो एक राजनीति के शतरंज की ऐसी चाल है जो मेरे ख्याल से हर इतिहास यानी हर बच्चे को स्कूल में पढ़ानी चाहिए। उसे जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति में क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो उसके जो दावेदार थे और जिनको होना भी चाहिए था, जो सीनियर लीडर्स थे, उन सबको रिजाइन करवाया गया। और किस तरह से एक दुर्भाग्य बोलूं या क्या बोलूं कि उस वक्त जो काबिल लोग थे उनको पीछे बैठा दिया गया और नेहरू जी की कुर्सी को बना।
आप किताब पढ़ें तो बहुत डिटेल है। ये किताब में वो सारा रिसर्च है। ये किताब शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में या हत्या के बारे में तो है ही, लेकिन इसके दो बहुत बड़े पहलू हैं। आपको जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है भारत की आजादी के बाद की, नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर इमरजेंसी तक का जो कार्यकाल है, वो इतिहास आपको एक नॉवेल की तरह, एक मिस्ट्री की तरह पढ़ने को मिलेगा। और दूसरा, ये जो भारत का मूल अध्यात्म है, जो भारत का मूल दर्शन है, उसके ऊपर भी ये किताब बहुत चर्चा मैंने उसके ऊपर की है। तो युवा लोगों को बहुत आनंद है। चौथा सवाल ये श्री अर्जुन सक्सेना की तरफ से है और ये आरएनयू के छात्र नहीं, ये भोपाल के एक्सीलेंस कॉलेज के छात्र हैं। ये सवाल करते हैं कि आपको लीक से हटकर फिल्म बनाने की क्या रुचि है? आप रखियोगे पर्यावरण के आसपास जो फिल्माए जाने वाले गाने होते हैं, उन गानों के साथ फिल्म बनाने में रुचि क्यों नहीं? एक छोटी सी आपको, ऐसा नहीं है मैं तो लीक की कहानियां बना रहा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ, बाकी लोग लीक से हटके बना रहे हैं। तो एक कहानी आपने सुनी होगी, सबने सुनी होगी, बचपन में सुनाई जाती है कि एक मछुआरन थी और उसके बेटे ने देखा और उसने बोला कि भाई माँ रोज रात को मछली की टोकरी के पास सोती है इतनी बदबू में, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को सुख दूं। तो उसने एक रात को उठा के मफलूनों की टोकरी रख दी। तो माँ पूरी रात सो नहीं पाई और उसने के लड़के को बहुत पीटा। उसने कहा तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, मेरी नींद हराम कर दी। तो क्या बहुत दिनों तक अगर मछली की टोकरी के साथ सोने की आदत पड़ जाए, सड़ी हुई मछली की टोकरी के पास सोने की आदत पड़ जाए, तो फूलों की टोकरी लीक से हटके लगती है। पांचवा सवाल और सवालों की फहरिस्त को यहाँ पर लिखेंगे। श्री विशाल कुमार सिंह और ये भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के बीएससी के छात्र हैं और ये कह रहे हैं कि ताशकंद फाइल्स में आपने बेथोवेन ऑर्काइव्स आप जानते हैं किताब है जिसका सहारा लिया था। ताशकंद फाइल्स में आपने बेथोवेन ऑर्काइव्स को अधिक महत्व देते हुए दर्शाया है। आपके हिसाब से आज के युवाओं को क्या इस आर्काइव को पढ़ने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड व्यू है वो तब तक सही नहीं बनता जब तक हम इतिहास सिर्फ अपना ही नहीं, बाकी का इतिहास भी विश्व का इतिहास। ये कोल्ड वॉर का दौर था, अमेरिका और यूएसएसआर का युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध जिसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। उस वक्त किस तरह से केजीबी और सीआईए विश्व के तमाम देशों को इस्तेमाल करके अपना युद्ध लड़ रहे थे। ये किताब उसका बहुत वर्णन करती है। इंग्लैंड में तो इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठे, कई सारे मंत्री लोग जेल भी गए। इटली में इसके ऊपर इंक्वायरी हुई। इसमें बहुत बड़ा लंबा चैप्टर भारत के बारे में, कांग्रेस और भारत के बारे में। इसमें कोट अनकोट लिखा हुआ है, at that time it seemed as if India was for sale, मतलब भारत बिकाऊ। कुछ नहीं तो आप कम से कम इसलिए तो ये किताब पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमने उन दशकों में 60 और 70 के दशकों में भारत को किस तरह से केजीबी और सीआईए के हाथों में बेच दिया था और लोग भारत की सिक्योरिटी, भारत के कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिसका आज तक हम भुगतान। तो हम जानते हैं कि सवाल आप सबके पास भी कोई ना कोई होगा। विवेक जी के पास सवालों के साथ से जाना हम सब के लिए इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके पास हमेशा एक उत्तर मौजूद होता है। तो सवाल जब पहुंचते हैं ऐसे जीवंत जवाब के पास, तो ये महत्व अपने आप में बहुत अलग रंगत होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्यास ऐसी होती है जिन्हें बचे रहना बहुत जरूरी है। आज हम लोगों ने यह तय किया था कि हम ऐसे भाग्यशाली प्रश्नकर्ताओं को, विद्यार्थियों को विवेक रंजन अग्निहोत्री के हाथों मंच पर बुलाकर पुरस्कृत करेंगे और तोहफे में जो चीज हम लोगों ने तय पाई है देना, वो विवेक जी की इच्छा पर और उनकी सहमति से उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित पुस्तक। सर, एक सवाल आया,
आपने कश्मीर के इतिहास की बात की और उसकी हिंदू हिस्ट्री की बात की, राजतरंगी वगैरह आपने देखी ही होगी। तो क्या ऐसा एक अच्छा आइडिया विचार नहीं होगा कि हम कश्मीर की जो हिंदू हिस्ट्री है, मतलब जो लगभग 1000-1200 वर्षों तक चलती है, उस पर एक रिसर्च करें और एक हिस्टोरिकल उस पर सोचें, तो एक काउंटर आर्गुमेंट भी इसके बेहतर हो सकता है कि वास्तव में सारे बॉटनिक, सारे संगीत का, सारे फिलोसफर भारत के कश्मीर से आते हैं, तो वो एक उसका जी। तो हमने काफी रिसर्च किया था इसके ऊपर। फिल्म जिन्हें देखी है, लास्ट में जो कृष्णा जो स्पीच देता है एक लंबी 15-20 मिनट की, उसमें सार भी है। तो उस रिसर्च को हमने कहा कि हम अपनी तरफ से, ये हमारा देश को एक भेंट होनी चाहिए, तो हम इसकी एक 7-8 पार्ट की एक वेब सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है कश्मीर अनरिपोर्टेड। ऑलरेडी इसका काम चालू हो गया। इसमें आपको क्यों कश्मीर भारत के लिए इतना अहम है, तो इसका लिटरेचर, इसकी फिलॉसफी, इसकी हिस्ट्री, तो 7 एक्सोडस हुए उनकी बात, और मॉडर्न जो आज पॉलिटिक्स आज़ादी के बाद की चल रही है, ये सब पे एक एपिसोड प्रकाश डालता हुआ। और ये जो है, ये अगर आप अपने बच्चों को बोले कि बस ये 7-8 देख लो, वो अपने आप में पूर्ण मॉडर्न लिटरेचर की तरह से उनको सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि कश्मीर की भारत के इतिहास में अहमियत रही है, चाहे वो पतंजलि रहे हों, योगा राव हो, शाश्वत रहे हो, अभिनव गुप्त रहे हो, जो भी नाट्य शास्त्र रहा हो, उस सबके संगीत, जी हाँ, पूरा वो सारा का सारा आपको उस पर पता चल जाएगा। ये भी अगले साल मेरे ख्याल से 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम नेक्स्ट को बुलाना चाहेंगे हमारे भाग्यशाली छात्राओं को। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित है, जैसा मैं कह रहा था कि विवेक रंजन के द्वारा हस्ताक्षरित और विश्वास के द्वारा हस्ताक्षरित ये जो आज जो पुस्तक लोकार्पण की है, उसकी प्रतियां मंच पर आकर वे खुद देखकर के हाथों प्राप्त करें। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री रंजन कुमार, जोरदार तालियां। रंजन कुमार मंच पर आ रहे हैं और उसके बाद विहान तिवारी तैयार हैं। रंजन कुमार रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और विवेक जी स्वयं का हस्ताक्षर बाहर से लोग भेंट कर रहे हैं। इसके बाद श्री विहान तिवारी, विहान तिवारी मंच पर हैं और उसके बाद श्री विकास यादव, विकास यादव और विकास अगर मंच तक पहुंचने में देरी हो रही या वो न हो तो उसके बाद श्री सानिध्य, विकास, यस, विकास यादव मंच पर आ रहे हैं और तालियां बजती रहती कोई हंस नहीं और आप सबके बीच से विकास यादव और उसके बाद सानिध्य मंच पर आ रहे हैं और इसी क्रम में श्री सौम्या श्री सौम्या, आप दूसरा ग्रुप, यस, आ रही है सौम्या मुझ पर आ रही है। इसके बाद श्री आकाश कुमार जिन्होंने अपना प्रश्न हम सब तक पहुंचाया था। सौम्या के बाद आकाश, सौम्या मंच पर है। उसके बाद आकाश कुमार, आकाश के बाद श्री संभव कुलश्रेष्ठ कुमार, और अजीत कुमार, श्री अजीत मंच पर पधार चुके हैं और उसके बाद श्री अर्जुन सक्सेना आईटी की छात्री डॉक्टर आपको बता दूं और अर्जुन मंच पर आ रहे हैं, एसएलएस कॉलेज भोपाल के छात्र हैं और उनका ही कहना था कि एक से हटकर फिल्म बनाने में आपकी क्या रुचि है।
चलिए डॉक्टर विजय सिंह हमारे रजिस्ट्रार कुल सचिव उनसे भी निवेदन है वे भी इस खेल में कृपया शामिल हैं। रचनात्मक रिश्ताओं का वरीता जी का भी कार्य हम कराना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक या टीवी की संपादक हैं और हाल ही में 2 महत्वपूर्ण किताबें मालिनी अवस्थी जी जब हमारे पुस्तक यात्रा के समापन समारोह आई थी तब चतुर्वेदी चंद्रिका और कुछ संस्कार गीतों का संकलन लेकर चाह रहे थे।